दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक लड़की के साथ घटित एक अजीब घटना के बारे में है, जो अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जा रही थी। लेकिन उनकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ, उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी हुई है, जो उसे और उसके परिवार को आज भी याद है। ये घटना एक गर्मी की छुट्टी के दौरान की है। काजल, जो एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने दादी के घर जाने के लिए निकली थी। घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जहां उसकी दादी रहती थी। सुबह के समय काजल और उसका परिवार तैयार होकर सुबह के समय अपनी यात्रा पर निकले थे। गाड़ी में काजल, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी बहुत अच्छा था। सब खुश थे क्योंकि ये यात्रा उनका मनपसंद था। काजल हमेशा अपनी दादी के घर जाने का इंतजार करती थी। गांव का वातावरण शांत था और वो अपनी दादी के साथ कुछ समय बिताने का सोचकर खुश थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक से रुक गई। काजल के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। क्या हो गया? काजल की मां ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, काजल के पिता ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। इंजन बिल्कुल बंद हो गया है, शायद कुछ खराबी है। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी की छत पर बैठकर चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन तो खराब था ही, ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकेंगे, काजल के पिता ने कहा। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन को चेक करना शुरू किया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिला। अचानक काजल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीमी सी ठहाका मार रहा हो। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने कहा, शायद किसी ने कुछ कहा हो, ये आवाज़ हवा से आ रही होगी। लेकिन काजल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी नहीं चली, तो काजल के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर तक पहुंचेंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। आसपास का माहौल काफ़ी अजीब था। जैसे जैसे रात घनी होती गई, काजल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। ये डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ हमारे पास आ रहा है। तुम्हें बस डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ ने उसे समझाया। लेकिन काजल का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट फ्लिकर होने लगी। काजल की आंखों के सामने अंधेरा घना होने लगा और फिर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वो काजल के लिए कभी ना भूलने वाली घटना बन गई। गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला का रूप दिखाई दिया, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा कटा हुआ था। वो महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अजीब सी थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। क्या देख रही हो? काजल के छोटे भाई ने घबराकर पूछा। वो देखो, काजल ने अपनी उंगली उस महिला की ओर इशारा किया। लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी।
काजल की धड़कन तेज हो गई थी। वो अब तक डर से कांप रही थी। उस रात गाड़ी में कोई सो नहीं पाया। सब जागते रहे और रात के काले साए से बचने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगा, काजल के पिता ने एक ट्रक वाले से मदद ली और गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले गए। गाड़ी के इंजन की समस्या को ठीक करने के बाद जब काजल के पिता ने ट्रक वाले से पूछा कि क्या इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, तो वो आदमी बोला, ये रास्ता काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें रात के वक्त सफ़ेद कपड़े पहने हुए महिला को देखा है। वो किसी हादसे में मरी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। ये सुनकर काजल की रूह कांप उठी। वो समझ गई थी कि रात को गाड़ी में जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। वो घटना काजल और उसके परिवार के लिए एक अनुभव बनकर रह गई। उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वे भविष्य में इस रास्ते से यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन काजल के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा, क्या वो महिला सचमुच आत्मा थी या फिर वो बस उसकी कल्पना थी। जो भी था, वो रात और वो सफ़ेद कपड़ों वाली महिला काजल के जीवन की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। नेहा ने कहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज़ लगातार आ रही है। भीमा बोला, खेतों को सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? नेहा, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। नेहा ने कहा, जब भी रात के समय कुत्ते भौंकते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा ने कहा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा ने कहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा ने फिर कहा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेके जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुँच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज़्यादा दूर पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर दौड़ पड़ी। रमेश डरते हुए, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था। भीमा बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आ रही है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश ने कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा बोला, चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सच में वहाँ खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दें क्या वहाँ मरने के लिए?
भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ही घने जंगल के बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। रमेश ने कहा, होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। भीमा ने फिर कहा, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर ही वो मनहूस खंडहर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगीं और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नज़दीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश के भागने से पहले ही अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए रमेश के सीने पर बैठ गई। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशगुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके ज़माने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास रहस्यमय ढंग से गायब होते रहेंगे? मुखिया बोले, तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसकी चिंता नहीं। उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई और जब भी उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद अपनी जगह स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है, हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। मुखिया ने कहा, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुँचे तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज़ टकराई। भैरव मुखिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव बोला, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल हो वो सब ले लो
और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भैरव की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलक निरंजन। मुखिया ने कहा, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? भैरव ने कहा, हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक भैरव चीख कर बोला, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियाँ तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत छलकने लगी। बाबा ने कहा, यह अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में थी, जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी, जिसके न जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए, सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। उस औरत ने कहा, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नज़दीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव ने कहा, सब लोग उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।